नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद जहां एक तरफ चर्चा बिहार में उपचुनाव की हो रही है, तो उसी दौरान एक एमएलसी की सीट को लेकर भी खूब हल्ला मचा। उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिलनी थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कैंडिडेट देने की बात सामने आई, वो भी कुशवाहा समाज के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? क्या अब उनकी राजनीति खत्म होने के कगार पर है, या फिर जो राज्यसभा के साथ ही केंद्रीय मंत्री की चर्चा चल रही है उस पर बातचीत फाइनल हो चुकी है? विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव की बातचीत क्यों ना हो। पूर्णिया से लोकसभा का सांसद बने, निर्दलीय, लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान जो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो देश भर में हर कोई देख रहा है। किस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री से भिड़ गए, और आज भी जब स्पीकर के तौर पर एक बार फिर से ओम बिरला निर्वाचित हुए तो उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए तो फिर गुस्सा हो गए। इन सब के बीच में एक बार फिर प्रशांत किशोर अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं अपने एक बयान से, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें बिहार के नेता धकियाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे हटेंगे नहीं, लड़ेंगे। बात वो भी विधानसभा की ही कर रहे हैं। तो विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले चर्चा तो उपेंद्र कुशवाहा की ही होगी। कुशवाहा पॉलिटिक्स जोर मार रही है, और उसमें पहले हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट एमएलसी की मिली थी, वो लगभग जाते दिखाई दे रही है। लेकिन राज्यसभा की जो बातचीत है, क्या कुछ खबर है? क्या सच में राज्यसभा एनडीए उनको भेजेगी, या फिर ये भी छलावा ही बनकर रह जाएगा? नहीं, ये छलावा नहीं बनेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो राज्यसभा में जाएंगे और बिहार को एक और मंत्री मिलेगा। हाँ, ये इस बात की पूरी संभावना है। बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है, सिर्फ उसकी समझिए कि घोषणा होनी बाकी है। और बहुत जल्द उपेंद्र कुशवाहा अपना नॉमिनेशन करेंगे राज्यसभा के लिए, और वो चुनकर चले जाएंगे। चुनने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जाएंगे तो ये तय है कि मंत्री पद मिलना है। हाँ, क्योंकि जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, वो मंत्री बने हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा भी पहले मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में एनडीए के साथी रहे हैं, और इस बार जाएंगे तो फिर इनको मंत्री पद मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये बिहार के लिए एक अच्छी खबर है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि चुनाव हार जाने के बाद लग रहा था कि पार्टी का क्या भविष्य होगा, वो अधर में लटक गया था। खुद उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत हताश और दुखी दिख रहे थे कि जिस तरह से उनके साथ खेल हुआ, राजनीतिक खेल हुआ, उसमें वो टिक नहीं पाए। मगर ये खबर उनको एक नई ऊर्जा देगी, और वो एक नए उत्साह से पार्टी के कार्यकर्ता भी अब फिर से उठ खड़े होंगे, और बिहार में एक ताकत बनने की कोशिश वो फिर से करेंगे उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा पॉलिटिक्स बिहार में लालू यादव ने तो पूरी कमर कस ली है कि कुशवाहा किसी तरह से उनके पाले में जो लोकसभा चुनाव में आए वो छिटके नहीं, बने रहे। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के नेता ऑफर भी दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने जो एमएलसी की सीट देने का वादा बीजेपी ने किया था, लगभग लग रहा है कि छीन ही लिया। अब राज्यसभा भेजने वाला जो बात है, अभी वो भी चर्चा है, क्योंकि आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है। 2 सीट पर राज्यसभा के उपचुनाव होने हैं, एक मीसा भारती और एक विवेक ठाकुर वाला। एक 4 साल का कार्यकाल है, एक 2 साल का कार्यकाल है। क्या सचमुच एनडीए कुशवाहा समाज को अपने तरफ बनाए रखने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा का इस्तेमाल राज्यसभा भेजकर करेगा, या फिर अब उपेंद्र कुशवाहा की जगह किसी और चेहरे पर जोर लगाएगा? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अभी भी महत्वपूर्ण हैं, और सभी पार्टियों के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव माने मतदान होने से पहले लालू प्रसाद यादव पर ये आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव उनको हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, और ये सारी कोशिश लालू प्रसाद यादव की है, पवन सिंह को खड़ा कर देना इत्यादि। ये सब उपेंद्र कुशवाहा ने उसी समय कहा था। लालू प्रसाद यादव उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा में बड़े कोई दूसरा चेहरा खड़ा करना चाह रहे थे, और इसीलिए अभय कुशवाहा को माने सासाराम से बिल्कुल नज़दीक के सीट पर खड़ा कर दिया। आप देखिए, राजा राम सिंह जो भाकपा माले से चुनाव लड़े, जो वहाँ से लड़े, वो लालू प्रसाद यादव का सीट तय किया हुआ था।
तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो आरोप लगाया था लालू प्रसाद यादव पर वो सच साबित होता दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कोशिश की कि कुशवाहा समाज को अपनी तरफ कर लें और कुशवाहा समाज के बड़े और कद्दावर नेता को ये कर दिया जाए, उनकी राजनीति खत्म कर दी जाए। लेकिन एनडीए इस बात को समझ रहा है और एनडीए किसी भी कीमत पर कुशवाहा समाज को दुखी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इस समय वही 5% वोट जो एकमुश्त एक तरफ पड़ता है, लड़ाई उसी की है। एनडीए हर हाल में चाहेगा कि कुशवाहा समाज उनके साथ रहे, क्योंकि इस बार के चुनाव में उनको और पता इसके महत्व का पता चल गया। तो कहना नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से राज्यसभा के लिए जाएंगे। मीसा भारती वाली सीट खाली हो रही है, अब ये विवेक ठाकुर वाली भी सीट खाली हो रही है, लेकिन मीसा भारती वाली सीट 4 साल के लिए है और राजद के पास इतने वोट नहीं है कि वो अपने किसी प्रत्याशी को जिता सके। तो इसमें एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को निश्चित रूप से भेजा जा सकता है। रवि रंजन जी ने जैसा कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति समाप्त करने की कोशिश की, उन्होंने वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की, लेकिन लालू यादव ने जो रणनीति चली और बनाई उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं एनडीए को हुआ, क्योंकि हार तो बीजेपी और जेडीयू के साथ उपेंद्र कुशवाहा की हो गई। क्या कुशवाहा समाज इस बात को नहीं समझ सका या फिर कोई और बात रही? एनडीए को झटका तो जरूर लगा और जो रणनीतिक चाल चली लालू प्रसाद ने उसमें उन्हें सफलता मिली और धक्का लगा उपेंद्र कुशवाहा को भी। वो सबसे बड़े नेता माने जाते थे कुशवाहा समाज के, मगर वो चुनाव हार गए। उसके साथ ही और कई सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार हारे कुशवाहा वोटरों की नाराज़गी की वजह से। तो ये एक असर पड़ा, मगर एक और कुशवाहा समाज लालू से जुड़ता दिखा, दूसरी ओर कुशवाहा समाज के जो नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं उनका राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया। तो ये एक दुविधापूर्ण स्थिति कुशवाहा समाज के लिए भी थी, मगर अब फिर उसको भरपाई कर रहा है एनडीए उनको राज्यसभा में भेज करके। तो जो वोट उनसे बिछड़ गए हैं एनडीए से, वो कोशिश करेंगे कि फिर से वो वोट उनकी ओर आएँ। मगर इस चुनाव में कुशवाहा समाज ने अपनी ताकत समझ ली है और कैसे पोल करना है ये रणनीति भी उसकी समझ में आ गई है कि जहाँ खुद का फ़ायदा दिख रहा है उस हिसाब से पोल करना है और किसी एक पार्टी का बंधुआ मजदूर बनकर नहीं रहना है और किसी एक नेता के इशारे पर भी नहीं चलना है। ये कुशवाहा समाज समझ गया है। तो कुशवाहा समाज के जो बड़े नेता माने जाते हैं उनके लिए भी ये खतरे की घंटी है। ये राजद ने जिस तरीके से अभय कुशवाहा को खड़ा किया है, कहिए कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने कितना बड़ा चैलेंज है उपेंद्र कुशवाहा के लिए? उपेंद्र कुशवाहा को वो पीछे नहीं कर पाएंगे। अभय कुशवाहा ठीक है चुनाव जीत गए, मगर उनका वो व्यक्तित्व तो नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे मंजे हुए राजनेता को पीछे छोड़ दें। ये ठीक है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार 2 चुनाव हार गए, कहीं अभी राजनीति में किसी सदन में वो नहीं है, मगर फिर भी अभय कुशवाहा से उनका कद बड़ा है, क्योंकि उनके पास राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है, उनके पास कार्यकर्ताओं की एक अच्छी भली फौज है और सूझबूझ भी है। ये सूझबूझ में कभी कभी वो गड़बड़ी कर देते हैं, किधर जाना है, क्या रास्ता तय करना है, इसमें चूक हो जाती है, मगर फिर भी वो अपनी चालें बड़े तरीके से चलते हैं। तो वो कुशवाहा नेतृत्व को समाप्त कर देना, ऐसा अभी कहना ठीक नहीं होगा। आपको यकीन है कि सच में उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री एनडीए बनाएगा? क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की राजनीति हुई, एक तरफे फैसले जेडीयू की तरफ से आए हैं, समर्थकों के अंदर एक अलग ही शंका देखने को मिल रही है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। नहीं, उनको मिलेगा ही, जब वो राज्यसभा में जाएंगे तो एक पद तो मिलना ही है। और आज ही खबर आई है दिल्ली से कि फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। तो ये जो सीटें खाली हैं राज्यसभा की वो भर जाएंगी, तब हमको लगता है कि वो विस्तार होगा और उसमें उपेंद्र कुशवाहा को बिल्कुल जगह मिलेगी। अगर उपेंद्र कुशवाहा को उसमें जगह नहीं मिलती है तो वो एनडीए के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि तब फिर उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता खुला रहेगा और वो फिर इधर से उधर जाने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत इंतज़ार नहीं करते कहीं, वो तुरंत अपना कोई फैसला ले लेते हैं। तो इसलिए फैसला लेते में उनको देर नहीं लगेगी। तो एनडीए के लिए अभी फूक फूक कर कदम उठाना है, एक एक सीट के लिए जद्दोजहद उसके लिए हो रही है। तो वो नहीं चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से नाराज़ किया जाए। तो ये चर्चा तो उपेंद्र कुशवाहा की हो गई। अब बात पप्पू यादव की कर लेते हैं। पूर्णिया से एक बार फिर से सांसद बने हैं और निर्दलीय सांसद बने हैं।
लोकसभा के अंदर उनका शपथ ग्रहण बीते दिन हुआ। हालांकि एक दिन पहले होना था, उपस्थित नहीं हुए, तो फिर कल हुआ। और जिस तरीके से शपथ ग्रहण के दौरान उनकी नोकझोंक हो गई संसदीय कार्य मंत्री से, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। एक बार फिर से पप्पू यादव अपने पुराने रूप में दिखाई दे रहे हैं, वही रॉबिन हुड वाली छवि कह सकते हैं। हाँ, देखिए रॉबिन हुड की तो छवि ये है कि माने वो रॉबिन हुड तो चुपके से रात में आता था और लोगों की सहायता करके चला जाता था, तो गरीबों की सहायता, और वो तो एक अलग छवि है। पप्पू यादव की दबंग राजनीतिज्ञ की छवि है। और इस बार की लोकसभा में 18वीं लोकसभा में जब वो चुनकर गए हैं निर्दलीय, तो उनको अपनी ताकत दिखानी है और उनका अटेंशन जो है कांग्रेस का अटेंशन अपनी तरफ उनको करना है, क्योंकि वो बार बार राहुल गांधी को एड्रेस करते हैं, बार बार कांग्रेस को एड्रेस करते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनकी तरफ देखते तक नहीं है। चुनाव में भी जब वो निर्दलीय खड़े हो गए, कांग्रेस ने चुपचाप उनकी स्वीकारोक्ति तो दे दी, लेकिन उनके पक्ष में कभी कांग्रेस ने खुलकर कोई बात नहीं कही। पप्पू यादव को अब ये दिखाना है कि वो एक फायर ब्रांड नेता की तरह संसद में लड़ने के लिए तैयार है और कांग्रेस उनका उपयोग कर सकती है। कांग्रेस अगर चाहे तो पप्पू यादव उसके लिए तैयार है। अब पप्पू यादव को कांग्रेस कितना स्वीकार करती है ये देखना होगा, क्योंकि बिहार में अगर राजनीति कांग्रेस को करनी है तो पप्पू यादव को अगर थोड़ी सी भी तरजीह देंगे तो लालू प्रसाद यादव से कट जाएंगे। और मुश्किल ये होगी कांग्रेस की कि अगर लालू से कट गए तो बिहार में ज़मीन खो देंगे। तो पप्पू यादव की अदावत इधर लालू प्रसाद से है, उधर पप्पू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस उनको थोड़ी तरजीह दे कि उनकी राजनीति चल पड़े। हालांकि उनकी पत्नी भी कांग्रेस में सांसद हैं, राज्यसभा की सांसद हैं और वो कद्दावर नेता रहे। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को कल शपथ ग्रहण के समय याद दिला दिया कि मैं 6 बार का सांसद हूँ और आप जो हमें नियम कानून मत समझाइए। असल में ये सामान्य बात थी। उन्होंने कहा कि जब ये बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग, मिथिला भाषा की और अनेक बातें वो कहने लगे शपथ ग्रहण में, तो उन्होंने कहा कि अनावश्यक बातें मत कहिए। तो इसी पर उन्होंने कहा कि आप हमको नहीं समझा सकते, मैं 6 बार का सांसद, आप कृपा से सांसद बने। हाँ, और आप कृपा से सांसद बने। तो पप्पू यादव ये जताना चाहते हैं कि मैं फायर ब्रांड नेता हूं और कांग्रेस चाहे तो मेरा उपयोग करे। तो कांग्रेस अब कितना उपयोग करती है ये देखना होगा। पप्पू यादव का जो ये वीडियो वायरल हुआ है, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत लोग इसे बड़बोलापन भी कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव का कॉन्फिडेंस अभी बहुत हाई है और जोश भी हाई है। तो वो दिखलाना चाहते हैं कि हम क्या हैं। बिहार के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले लालू प्रसाद को चुनौती दे करके और उनको हराया पप्पू यादव ने, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए वो वहाँ ज़्यादा बोल रहे हैं लोकसभा में कि तो इससे एक तो कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जलेंगे, उनकी जितनी तस्वीरें आएंगी, जितना उनका भाषण वायरल होगा, उतनी यहाँ आग सुलगेगी। तो ये वो आग भी सुलगाना चाहते हैं और दूसरे की राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह भी बनाना चाहते हैं और कांग्रेस के नेताओं को अपनी महत्ता भी बताना चाहते हैं। तो ये सब मिलजुल करके ये हो रहा है कि वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। मगर पप्पू यादव की जो इमेज है, यही मौका है कि वो अपनी छवि बदल सकते हैं। एक गंभीर राजनेता की, एक सीरियस राजनेता की इमेज वो बना सकते हैं। अब मगर इस तरह की हरकत करेंगे जैसे कि कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि सब लोग एक वो डायरी नुमा संविधान लेके दिखला रहे हैं और किसी से पूछ दीजिएगा कि प्रियम्बुल में क्या लिखा हुआ है तो कोई किसी ने खोल के देखा भी नहीं होगा। तो ये संसद भवन के लिए भी ये एक क्या कहिएगा कि वो एक ड्रामा का स्टेज बन गया लगता है। ऐसा दिख रहा है कि वहाँ ड्रामा ज़्यादा हो रहा है और काम की बातें कम हो रही हैं, सीरियस। पप्पू यादव जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं लोकसभा में, बिहार की कौन सी छवि पहुंचा रहे हैं? क्या वो दिखा रहे हैं कि बिहार खुलकर बोलेगा, अपना हक मांगेगा, या फिर कोई और छवि जा रही है? नहीं, बिहार से देखिए बहुत से गंभीर और अच्छे राजनेता, अच्छे वक्ता भी सदन में गए हैं, दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, और एक अच्छी इमेज बनाई है उन्होंने अपने भाषणों से, अपने कौशल से, अपने ज्ञान से एक स्थान बनाया है। तो पप्पू यादव के पास ये मौका है और उनमें वो क्षमता भी है कि वो अब जगह ले सकते हैं, क्योंकि अभी बिहार से वैसे राजनेताओं का अभाव है जो सदन में अब बिहार के हक की बात मजबूती से रख सकें। और पप्पू यादव में वो क्षमता है कि वो मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं, मगर वो संसद के कायदे कानूनों को के दायरे में रह करके अगर ये सब काम करेंगे
तो उनकी एक दूसरी इमेज बनेगी और फिर पार्टियों में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। जो सच है उसको सच कहने का साहस होना चाहिए, मगर एक पक्षीय बात अगर आप कीजिएगा वहाँ तो फिर उसी हिसाब से दूसरी पार्टियां आपको ट्रीट करेंगी। शपथ ग्रहण में टी शर्ट पहन के गए #रीनीट। वो एक राजनीतिक स्टंट है। तो राजनेता तो हर जगह चाहते हैं कि जहाँ कुछ फायदे का वो हो तो उसको कैश कराया जाए, तो वही कैश कराना का वो ध्यान आकृष्ट करने का उन्होंने वो काम किया। हालांकि वो एक ज़रूरी विषय भी है, देश भर के छात्र आंदोलन में हैं, और अगर छात्रों की बात पप्पू यादव सदन के अंदर उठा रहे हैं किसी भी माध्यम से हो, तो वो एक अच्छी पहल है और इसका समर्थन करना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे की भी बात उठाई उन्होंने। विशेष राज्य का दर्जा देखिए एक मड़ा हुआ घोड़ा है अब, और उसको कितनों चाबुक आप मारिएगा वो खड़ा नहीं होगा। जो उसके जनक थे, जो उसके सृजनकर्ता थे नीतीश कुमार, उन्हीं की पार्टी बैक कर गई है उसी से ऊपर, कह दिया कि हमने छोड़ दिया है। हाँ, विजेंद्र यादव जो मंत्री हैं और उनके बहुत नज़दीकी हैं नीतीश कुमार के, उनका बयान आया था पिछले साल कि हमने अब वो मुद्दा छोड़ दिया है, और वो अब संभव भी नहीं है। वो ठीक है कि आपके पास कुछ मुद्दे नहीं हैं बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए कोई दूसरी बात नहीं है, तो वही डमरू बजाते रहेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, और वो नाक रगड़ के मर जाएंगे। ये नोट कर लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान में प्रावधान कर दिया गया है कि अब उसका डिफाइन कर दिया गया है कि किसको मिलेगा। उसमें बिहार कहीं आता ही नहीं है, फिट नहीं है उसमें। ये बात एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। तो ये तो पप्पू यादव की भी हम चर्चा कर रहे थे। अब बात प्रशांत किशोर की करते हैं। प्रशांत किशोर जो कि कई महीनों से या कई साल से जब बिहार में हर जिलों की यात्रा पर निकले हैं, जन सुराज यात्रा, उस दौरान बिहार में कई चुनाव हुए। एमएलसी चुनाव में फतह भी उनको मिली जब उन्होंने बैकडोर से समर्थन किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर वो कैंडिडेट देंगे बिना किसी गठबंधन के, और चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी। लेकिन धकियाने की बात कहां से आ गई? कौन भगाना चाहता है प्रशांत किशोर को? किसको उनसे डर हो गया है जो प्रशांत किशोर इस तरह की बात कह रहे हैं? किस तरह से देखते प्रशांत किशोर की इस स्टेटमेंट? देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं, ये बात सर्वमान्य है। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कई नेताओं को माने बेतरनी पार करा दी है अपनी योजनाओं, अपनी स्ट्रैटेजी से। तो प्रशांत किशोर इस बार खुद घूम रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर, पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बात समझा रहे हैं। मुश्किल ये है कि बिहार में राजनीति करनी है तो आपको अपनी जाति बतानी पड़ेगी, और जाति के आधार पर जब तक आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी राजनीति चलेगी नहीं। पप्पू या ये प्रशांत किशोर की मुश्किल यही है कि सबसे पहले उनकी जाति पूछी जाती है। भाई, अगर चुनाव में आएंगे तो राजनीति करने वाले तमाम लोग इस बात की घोषणा कर देंगे कि वो अगड़ी जाति के हैं और वो खास लोगों के गोद में खेल रहे हैं और वो भाजपा की बी टीम है। ये सब बातें पहले से लालू प्रसाद यादव भी कहते रहे हैं। नीतीश कुमार से भी उनकी अदावत है, लालू प्रसाद से भी अदावत है। अभी हाल के भाषणों में वो लगातार तेजस्वी यादव पर हमले कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं 9वीं कक्षा पास हुआ लड़का मंत्री बनेगा और आपका बेटा कुछ नहीं बनेगा। ये बातें वो लोगों को कह रहे हैं। तो हमले कर रहे हैं लालू पर भी, वो हमले कर रहे हैं नीतीश पर भी। उनका हमला, हालांकि इसी बीच में उन्होंने एक बार कह दिया था कि सैद्धांतिक तौर पर वो कांग्रेस के सिद्धांतों के करीब हैं और कांग्रेस चाहे तो उनका उपयोग कर सकती है। तो इस बार तो जब उन्होंने घोषणा कर दी कि वो खुद ही लड़ेंगे तो अब कांग्रेस से भी उनकी लड़ाई होगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दल उनको धकियाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो आएंगे तो मजबूती से आएंगे और फिर जाति की बात उस समय होगी कि नहीं होगी, या जनता उस बात को सुनेगी कि नहीं होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार की राजनीति जाति के बिना हो, ये हमको संभव नहीं लगता। ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर शायद कहीं कुछ बातचीत हुई हो, किसी प्रकार का दबाव दिया गया हो, क्योंकि धकियाने की बात कहाँ से आ गई? प्रशांत किशोर को कौन भगाना चाहेगा? किसको नुकसान हो रहा है? धकियाने की बात उन्होंने इस संदर्भ में कही कि वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उनको कोई धकिया नहीं सकता है। कहने का उनका तात्पर्य ये था कि वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उनको किनारे नहीं किया जा सकता। वो अपनी मजबूत उपस्थिति बिहार की राजनीति में दर्ज कराएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में।
इस संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। और इसके लिए वो कठोर परिश्रम भी कर रहे हैं, पंचायत गांव-गांव, नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। और हमको लगता है कि वो पहले ऐसे राजनेता हैं जो इतने बड़े लेवल पर जिन्होंने पद यात्रा की बिहार में और गांव-गांव घूमे, और एकदम बिल्कुल वो कोई नीति सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, वो आम आदमी के दुख दर्द की बात कर रहे हैं और राजनीति से क्या उनको फ़ायदा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जातिवाद से कितना उनका नाश हुआ, कितना वो पिछड़ गए, इसकी बात कर रहे हैं। राजनेताओं ने कैसे बिहार को खिलौना बना के खेला, इसकी बात वो कर रहे हैं, और लोगों को अपील भी कर रही है वो। तो ये ठीक है कि बिहार में घनघोर जातिवाद है और जाति के आधार पर वोट होता है, मगर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई जन आंदोलन जब खड़ा होता है, जनता की लहर खड़ी होती है, तो सारे जातिवादी और मवाली और गुंडे उस धारा में बह जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में फेंका जाते हैं और जनता जाग खड़ी होती है। उसका उदाहरण है अभी जेपी का आंदोलन जब एक बार खड़ा हुआ, फिर लालू प्रसाद भी खड़े हुए उसी तरह से, तो सभी जातियों ने उस समय सपोर्ट किया था लालू का, कांग्रेस के खिलाफ जब वो खड़े हुए थे। तो प्रशांत किशोर में भी संभावनाएं हैं और वो खड़े होंगे, मेहनत कर रहे हैं। तो बिहार में स्पेस भी है, एक तीसरे पार्टी की ज़रूरत भी है यहाँ, क्योंकि सभी दलों को, जो मुख्य दल हैं 3 दल, उनको लोगों ने देख लिया है और कोई भी बिहार को आगे नहीं ले जा सका है। थोड़ा बहुत काम जरूर किया, सभी दलों ने किया थोड़ा बहुत, मगर बिहार अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। आप दूसरे प्रदेश से घूम करके आइए, तब लगेगा कि बिहार कहाँ खड़ा है। पटना में घूम लीजिएगा, जो पटना से गांव का आदमी पटना घूम लेगा तो उसको लगेगा कि हम लंदन में घूम रहे हैं, मगर जब पटना से बाहर वो जाएगा, दूसरे प्रदेश में जाएगा, तब कहेगा कि ये तो हम गांव में ही थे। तो इसलिए बिहार में बहुत संभावनाएं हैं एक अच्छे राजनेता के लिए, आदर्श राजनेता के लिए। क्या वो जगह प्रशांत किशोर ले पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि वो मेहनत जरूर कर रहे हैं। अब जनता का क्या रिस्पांस होता है, क्या जनता वैसे नेता को स्वीकार कर पाएगी या फिर जाति के कुएं में ही डूबी रहेगी। पहले दिन से ही जब से प्रशांत किशोर ने यात्रा शुरू की, कई सवाल उन पर उठे हैं। पहला तो कि खर्चा कहाँ से आता है, दूसरा सवाल उठा उन पर कि रुकेंगे या भाग जाएंगे, तीसरा सवाल उन पर उठा कि किसके इशारे पर कर रहे हैं, किसके वोट बैंक में सेंधमारी करके किसको फ़ायदा, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कई सवाल हैं जिस पर आज भी जनता विचार कर रही है, सोच रही है। क्या आपको लगता है कि जब चुनाव का समय आएगा ये सवाल उनके सामने नहीं पूछे जाएंगे? इन सवालों में कोई दम नहीं है। भागना रहता तो अब तक भाग गए होते। वो पिछले 2 साल से वो घूम रहे हैं, तो 2 साल का समय काफ़ी है, और अपना कैरियर छोड़ के, एक ब्राइट फ्यूचर था उनका, और बहुत पूछ थी, बहुत पैसा था, प्रतिष्ठा था, सब कुछ था, वो छोड़ करके और बिहार की भलाई के लिए वो यहाँ आए हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं। तो वो भागने वाले नहीं हैं, और वो किसी की कृपा के लिए या किसी को हटाने के लिए, किसी को बैठाने के लिए भी नहीं घूम रहे हैं। वो राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं और घूम रहे हैं। तो अब जनता पर यह निर्भर करता है कि जनता वाकई चाहती है कि कुछ नया हो, बिहार में बदलाव हो, या फिर उसी सड़े गले व्यवस्था के अंदर आप डूबे रहना चाहते हैं। इतना आसान है बिहार में जो नीतीश कुमार का जड़ है और जो तेजस्वी यादव की धमक है उसको काट देना एक नया चेहरे को? इन लोगों की कोई जड़ नहीं है। मजबूत इसलिए लगते हैं कि किसी ने हटाने का बहुत मजबूती से प्रयास नहीं किया, ईमानदार कोशिश नहीं हुई व्यवस्था और सत्ता को बदलने की। अगर कोई आदमी ईमानदारी से प्रयास करेगा और जनता उसके साथ खड़ी होगी, तो ये लोग रेत के किले की तरह धराशायी हो जाएंगे। बिल्कुल। आप भी इस बात को मानते हैं? प्रशांत किशोर ने उसकी एक वो भी दिखा दी है, मैंने संकेत जो है उन्होंने दे दिया है। सारण में एमएलसी के चुनाव में एक मुस्लिम प्रत्याशी को उन्होंने अपने दम पर जिताया और विधान परिषद तक पहुंचा दिया। तो उनकी जाति केवल जिस जाति से वो हैं वही नहीं है, उनके साथ हर जाति और हर संप्रदाय के लोग उनके साथ हैं, और ये अगले चुनाव में वो दिखा देंगे, ऐसा उनको है। आप देखिए 1974 आंदोलन के तमाम जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी पहली बैठक भी तिहरवा में जब उनकी हुई थी, तो उस समय मैं वहाँ मौजूद था, मैं भी गया था वहाँ पर। तो वो तमाम 74 आंदोलन के लोगों को वहाँ पर उन्होंने बुलाया था और उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी, विमर्श किया था। उसके बाद वो गांव-गांव घूम रहे हैं और लोकल लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं। तो उनकी जो टीम बनकर तैयार है, जो आएगी जब चुनाव में उस समय, तो उस समय ये जो हवा
बाज नेता हैं उनकी सब हवा निकल जाएगी। प्रशांत किशोर रणनीतिकार तो हैं ही, उन्होंने इस बार मजबूत तैयारी, ज़मीनी तैयारी की है और बिहार में एक नए चुनाव की तरफ वो ले जाना चाहते हैं। बिहार की यूथ जो है, बिहार की जो युवा मतदाता हैं, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जमीनी हकीकत की बात हो रही है, जमीनी ताकत की बात हो रही है, जन आंदोलन की भी चर्चा हो रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कौन सा जन आंदोलन किया है? प्रशांत किशोर ने किस मुद्दे की लड़ाई रोड पर लड़ी है? सवाल तो ये पूछे जाएंगे। लोग देख भी रहे हैं कि प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जब मुद्दे उठते हैं, पेपर लीक होता है या कभी लाठीचार्ज होता है, प्रशांत किशोर तो कभी किसी छात्र के साथ खड़े नहीं होते, कभी आंदोलन नहीं करते, ना कभी सड़क पर उतरे हैं। तो क्या वो जन आंदोलन की जो चर्चा होती है, जिसकी बातचीत हम प्रशांत किशोर से जोड़ते हैं, इतना आसान है? देखिए, प्रशांत किशोर वो लाठी गोली वाली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव हो और राजनीतिक सत्ता में बदलाव हो, एक रचनात्मक तरीके से बिहार की सरकार काम करे, इसके लिए वो लड़ रहे हैं। और इसमें वो जनता का समर्थन लेने के लिए जनता के बीच गए हुए हैं, घूम रहे हैं सब जगह। तो अब जनता अगर चाहेगी कि हाँ, हमको एक नया नेतृत्व चाहिए, बिहार में बदलाव की ज़रूरत उसको महसूस होगी, तो जनता उनको सपोर्ट देगी। और इसका उदाहरण है, दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस की इतने वर्षों की साख खत्म कर दी, भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को धराशायी कर दिया। जन आंदोलन से निकले हुए नेता बिल्कुल, तो ये भी उसी तरह से परिश्रम कर रहे हैं। एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश में फिल्म के अभिनेता थे, उन्होंने रथ यात्रा निकाली, पूरा आंध्र प्रदेश घूमे और कांग्रेस को एकदम उखाड़ फेंका। तो वैसा प्रयास यहाँ भी हो सकता है, बशर्ते कि ईमानदार कोशिश हो। और प्रशांत किशोर बेशक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है, हवाबाजी तो नहीं लग रही है। हवाबाजी रहता तो वो भी गाड़ी में बैठ के घूमते, इस गांव में उस गांव में भाषण दे के फिर रात में पटना चले आते, या हेलीकॉप्टर से घूमते, जैसे चुनाव में आजकल नेता प्रचार करते हैं। तो वो भी ऐसा कर सकते थे, उनके पास साधन की भी कमी नहीं है, मगर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वो पैदल चल रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, अपना वहाँ टेंट लगा रहे हैं, गांव में ही रह रहे हैं, रात में भाग भाग के रात में पटना नहीं आ रहे हैं। तो इससे उनकी गंभीरता पता चलती है। अब कुल मिला के वही जनता पर सारा दारोमदार निर्भर है कि जनता अपना कैसा सेवक चुनना चाहती है। उसको चोर सेवक चाहिए या नए जोश और ऊर्जा के साथ बदलाव लाने वाला सेवक चाहिए। तो देखिए, ये चर्चा बिहार की सियासत की, पप्पू यादव की, उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर की। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।